Mr. Prime Minister, sir, for millions of people across the country, you were the embodiment of probity and integrity in public life. But given the multiple allegations of corruption that are now besieging your government, do you get the sense, sir, that your own personal esteem in the eyes of the people of India has fallen some notches because of these allegations? अब ऑफ कोर्स जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले पीएम मोदी से तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के बारे में जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। वो वैसे भी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी ही रहते हैं। पर उनके राइट हैंड मैन और अंधभक्तों के चाणक्य होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आगे आके डिफेंड किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के स्ट्राइक डाउन करने के बाद। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। और इस बेहद कठिन मिशन के लिए अमित शाह ने पीएम मोदी की मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अमित शाह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर किए हर क्लेम को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट। और इस वीडियो के किसी न किसी पॉइंट पर अमित शाह के बैक टू बैक झूठ सुन के आप भी कहेंगे, सफेद कपड़ा, तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपना डिफेंस एक ओपन चैलेंज के साथ स्टार्ट किया। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। अब ये सुन के हमारे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 5 जजेस ने भी जरूर कहा होगा, मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। क्योंकि यही एग्जैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था। और ये सब सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को एंटी वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्रो मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग एंड कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस वाला करप्शन ईजियर बनाने की स्कीम बताकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर स्ट्राइक डाउन किया था और इस स्कीम को इमीडिएटली बंद करने का फैसला सुनाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को चंदा देने वालों की जानकारी होनी चाहिए। चंदा देने वालों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना नियमों के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस तरह की खरीद से काले धन को बढ़ावा ही मिलेगा, इससे कोई रोक नहीं लगेगी और पारदर्शिता का हनन होगा। तो देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक करेंसी नोट जैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से केवाईसी करा के लेने के बाद ये कितने भी हाथ बदल सकता था, फाइनली एक पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में पहुंचने से पहले। और जितना शेडी ये इंस्ट्रूमेंट था, उतना ही शेडी इसे पार्लियामेंट से पास करवाने का तरीका रहा था। स्कीम से जुड़े बिल पर संसद में विवाद भी हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड लाना एक नीतिगत निर्णय था, ना कि सरकारी खजाने से जुड़ा। फिर भी सरकार इसे मनी बिल बनाकर सिर्फ लोकसभा से पास करवा लाई, ताकि राज्यसभा में पास करवाने की जरूरत ना हो। दिस इज नॉट फेयर। अब चलते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बचाव और इनफैक्ट सपोर्ट में दिए गए आर्गुमेंट्स की तरफ। उनका मेन क्लेम ये था कि ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। अब पहली बात तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने डोनेशन की एग्जिस्टिंग लिमिट, यानी लास्ट 3 इयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का 7.5% डोनेशन की लिमिट हटा दी थी। और मोदी गवर्नमेंट ने इसके थ्रू अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज को इनेबल कर दिया था। यानी कि अब लॉस मेकिंग कंपनी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी डोनेशन दे सकती थी। और ऐसा पॉलिटिकल डोनेशन या एक तरीके का इन्वेस्टमेंट वो किसी सरकार से कोई फेवर एक्सपेक्ट किए बिना क्यों करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मानो 20 करोड़ भी है, पर फिर भी वो पॉलिटिकल पार्टीज को 200-400 करोड़ रुपए डोनेशन दे सकती थी। ऑल्सो इस अनलिमिटेड फंडिंग की स्कीम से अब शेल कंपनीज के थ्रू ब्लैक मनी या इवन फॉरेन फंडिंग को किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट तक पहुंचाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। सब कुछ इतना समस्याग्रस्त कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी इस स्कीम पर आपत्ति जाहिर की थी। कहा, इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है, बैंक नोट पर भरोसा कम हो सकता है और इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के चुनावों के लिए खतरनाक माना। राजनीतिक दल बगैर किसी जांच के विदेशी चंदा भी लेंगे और चंदा देने वाली विदेशी कंपनियां भारत की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है ये पता नहीं चल रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान करने वाला फीचर ये था कि अब कंपनीज को अपने रिकॉर्ड्स में भी ये नहीं बताना था कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा डोनेट किया है, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना था कि ये पैसा किसने दिया है। दोनों पार्टीज को सिर्फ टोटल अमाउंट डिस्क्लोज करना था, ना कि डोनर और रेसिपिएंट की डिटेल्स। मगर होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का मंत्र दिल से सीख लिया था और इसलिए वो कहते रहे, बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है और बॉन्ड कितना दिया गया
एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? मैं बताता हूँ, गोपनीय बचा वो पार्ट जहां एक वोटर को कभी ये पता नहीं चलेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने किससे चंदा लिया। इवन अगर कोई आरटीआई फाइल करता तब भी ये पता लगाना इम्पॉसिबल था। ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होती थी और बाय डिफॉल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इस केस में मोदी गवर्नमेंट यानी सिर्फ बीजेपी को इसका पता होना पॉसिबल था। हमने कभी भी एसबीआई को नहीं पूछा है। नहीं पूछा? कभी नहीं पूछा किसको कितना मिला, क्योंकि पूछने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, मेरी पार्टी के बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होता है, इतना बॉन्ड मिला है। कोई पूछने की जरूरत नहीं, सार्वजनिक होता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अरे ये बताइए ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को इलीगल कहकर रद्द ना करती तो आप कितना डेटा दे रहे होते। आपके शासन में तो ये तब जाकर पता चला जब सुप्रीम कोर्ट ने वो स्कीम इलीगल कहकर रद्द कर दी। सोचो कितना बड़ा चोर बाजार खोलकर बैठे हुए हैं आप सरकार में लाए गए थे कि ताकि पुरानी सरकार की जो कमियां थी उनसे आगे देश को ले जाते। आप हैं कि उनसे भी ज्यादा कलाकार निकले। चलिए तो अब चलते हैं कलाकार होम मिनिस्टर अमित शाह के दूसरे फेक क्लेम की तरफ। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2018 में पहला इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होने से लेकर जनवरी 2024 तक ऑलमोस्ट 16,500 करोड़ के बॉन्ड बिके थे, जिनमें से बीजेपी को अराउंड 8,250 करोड़ के बॉन्ड मिले, यानी टोटल का अराउंड 50%, जो कि नेक्स्ट 6 पॉलिटिकल पार्टीज के कंबाइंड फिगर से भी ज्यादा था। अब ये तो कौन ही जानता है कि क्यों अमित शाह को इन झूठे फिगर्स को पेपर से पढ़कर बोलना पड़ा। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। इनफैक्ट एक आरटीआई के थ्रू ये भी पता चला है कि नवंबर 23 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया था और फरवरी 24 में जब उन्होंने फाइनली ये जजमेंट सुनाया, इसके बीच में भी मोदी गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स छपवाए और बिकवाए। और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब मीडिया को अपनी गोदी में बिठाने के बावजूद इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को डिफेंड करना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से बेचारे अमित शाह जी को तीसरा झूठा क्लेम भी करना पड़ा। मैं आज देश की जनता के सामने आपको सवाल पूछना चाहता हूं। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैसे आता था। अब यहाँ सूडो पत्रकार राहुल कंवल जी इजीली बता सकते थे कि कैश और इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा हमारे देश में पॉलिटिकल फंडिंग के लिए चेक, डिजिटल ट्रांसफर और इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम की भी एक स्कीम है, जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेती हैं। जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और इनमें से कैश के अलावा किसी भी चैनल के थ्रू पॉलिटिकल डोनेशन ट्रांसपेरेंट यानी नॉन गोपनीय ही होता है। इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, गृह मंत्री जी कैसे हो सकता है, क्या होगा? अब वो तो कहीं कोई मिल जाएंगे जज ऑफ द रिकॉर्ड, मैं पूछूंगा कि सॉल्यूशन क्या है, इनके मन में कोई हो तो बताए जरा मुझे। पर मैं ऑन द रिकॉर्ड वाली बात बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये साफ साफ कहा था कि 2013 में लाई गई इलेक्टोरल ट्रस्ट वाली स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से बहुत बेहतर थी, दोनों ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के मामले में और ब्लैक मनी के थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग रिस्ट्रिक्ट करने के मामले में। आप अभी भी ये मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्यूशन था, परफेक्ट सोल्यूशन नहीं लेकिन एक कम से कम सोल्यूशन था, शुरुआत थी सॉल्यूशन की ओर। इसको स्क्रैप करने की जगह सुधारना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। तो देखिए कि खुद इलेक्टोरल ट्रस्ट की एग्जिस्टिंग इम्परफेक्ट स्कीम का एक नया और मच वर्स यानी खराब वर्जन इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने वाली बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कितने भोलेपन से बॉन्ड्स को हटाने की जगह सुधारने की बात करके भोले अंधभक्तों को विश्वगुरु बना रहे हैं। ये मजाक है कि नहीं है? असली मजाक की बात तो यह है कि अमित शाह अपनी बात खत्म करते हैं ये डर दिखा के कि जिस मोदी गवर्नमेंट की स्कीम को ब्लैक मनी, हवाला, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल करप्शन और फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडियाज इलेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए और राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ वोटर छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, ऐसी फालतू एंटी नेशनल स्कीम के बंद होने पर बीजेपी के चाणक्य कहते हैं कि फिर से
काले धन की वापसी आने का मुझे डर है कम से कम। आपको सच में हो ना हो, पर आपसे एक आम इंडियन वोटर को जरूर डर है, और इसीलिए मैं अपनी बेसिक बुद्धि यानी कॉमन सेंस से ही सजेस्ट कर देता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट पॉलिटिकल फंडिंग से करप्शन हटा के देश से करप्शन कैसे मिटा सकती है, कैश से होने वाली पॉलिटिकल फंडिंग को कम्प्लीटली खत्म करके। आज के ज़माने में जब हम एक पनवाड़ी से और रिक्शा वाले से और तांगे वाले से उम्मीद करते हैं कि वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी ये सारी कैशलेस ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकती? कई एक्सपर्ट्स एक और सजेशन देते हैं कि कॉर्पोरेट फंड इकट्ठा करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाने के बजाय एक कॉमन फंड में जाना चाहिए, जहां से हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए एक इक्वल अमाउंट मिल सके। और या तो एक ऐसा रूल लाया जाए जिसके थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग के एक एक रुपये की सोर्स बताना कंपलसरी हो, अनलाइक राइट नाउ जहां 75 to 80% ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग अननोन सोर्सेज से मिला है, ये बताया जाता है। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये भी वो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग है जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मर्जी से डिक्लेयर करती हैं। बाकी अलग अलग करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो पॉलिटिकल फंडिंग ली जाती है और कभी डिक्लेयर नहीं की जाती, उसके बारे में जानना तो भगवान के लिए भी इम्पॉसिबल है। जी, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? सबसे आसान काम तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले 25 साल में सुझाव दिए हैं वो उठा के देख लें, और उनमें सभी एक से एक अच्छा सुझाव है। बार बार इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, सब लोग ये सिफारिश करते रहे। दो चीजें करनी चाहिए कि देखिए, फंडिंग की जरूरत इसलिए होती है कि खर्चा बहुत करते हैं, कि एक कैंडिडेट के ऊपर तो खर्चे के ऊपर लिमिट है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो आप 28 लाख खर्च कर दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी 5 करोड़ आपके लिए खर्च कर देगी, तो उस लिमिट का फायदा क्या हुआ? वो लिमिट तो बिल्कुल बेकार हो गई। तो पॉलिटिकल पार्टी की फंड पे भी अगर लिमिट कर देंगे तो 30,000 करोड़ न होगे 3,000 करोड़ खर्च होता। और अगर अमित शाह और मोदी गवर्नमेंट एक्चुअली पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद ने 2017 में जो लॉज अमेंड करके इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फॉरेन फंडिंग लेना अलाउ किया था, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली 40 साल पहले से, उसको भी जल्द से जल्द रिवर्स कर देना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन में जो करप्शन है वो देश की सारी करप्शन का रूट है, फाउंडेशन है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करेंगे तो करोड़ों आपने जमा करने पड़ेंगे, और अभी आपने दिखाया कि किस तरह 80% जो उसकी कलेक्शन है उसके सोर्स पता नहीं। वो ब्लैक मनी किसकी है, वो ड्रग मनी हो सकती है, वो क्राइम माफिया की हो सकती है, रियल एस्टेट माफिया की हो सकती है, फॉरेन मनी हो सकती है, कुछ पता ही नहीं। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। पर खैर छोड़िए, हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार करप्शन तो नहीं हटाएगी, पर शायद उसका नाम बदलकर धर्म की रक्षा वाला चंदा जरूर कर सकती है। नाचना नहीं आता है और अंगन टेढ़ा है। ब्ला ब्ला ब्ला, चप 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 चप, ब्ला ब्ला ब्ला, चप 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 चप, ब्ला ब्ला ब्ला, चप 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 चप, ब्ला ब्ला ब्ला, चप 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 चप। यू आर राइट। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मित्रों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई झूठी बात नहीं। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि आप जिन पार्टियों को वोट देते हैं उन्हें कौन कौन चंदा देता है? अगर नहीं जानना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी अवस्था है। यू हैव मेड द राइट चॉइस बेबी। ओके ओके, थैंक यू।